अगला सवाल है गगन मित्तल जी का। पूछते हैं डिजिटाइड सॉल्यूशन के बारे में। डिजिटाइड सॉल्यूशन है उनके पास, 275 रुपए में 150 शेयर लिए थे। कहते हैं प्रदीप सर ने ही बताया था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट थिंक कि डिजिटाइट का हमारा कोई कॉल था। डिजिटाइट का हमारा कुछ भी कॉल नहीं था कभी भी। हम्म। अगर आपने लिया है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आई थिंक हम अगर हमने दिया भी है तो इसका टारगेट भी आ चुका है, क्योंकि मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी चलता है। आईपीओ हाई ओके। के ऊपर अगर सस्टेन दिया था क्या? नहीं दिया था। ओके, टीम से भी कंफर्मेशन आ गया है कि डिजिटाइट सॉल्यूशन हमने ऐसा कोई कॉल नहीं दिया था। ओके। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 205 के आसपास। 205 के आसपास एक फाइनल आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी हम्म। होल्ड पे रखिए आप। अगर ऊपर में कभी भी आपको एक बार 245 250 के आसपास मिलता है, एक बार उस ओके। टाइम पे आपको एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है और आईपीओ जो हाई है उसके नीचे आया है, स्टॉक में रहना मतलब और ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके। और गगन जी से मैं एक आग्रह करना चाहूंगी कि जब भी आप कॉल सुनते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर राय लीजिएगा। अभी तो स्पष्ट रूप से सामने आया है कि इन्होंने ऐसी कोई कॉल नहीं दी थी। अगर दी भी होगी तो प्लीज अपने आप अपने रिस्क प्रोफाइल को स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है अभिषेक झा जी का। वो पूछते हैं गेल के बारे में। 1001 शेयर है उनके पास, 228 रुपए के भाव पे। प्लीज सजेस्ट, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे एटलीस्ट आपको 15 से 20 महीना तो वेट करना पड़ेगा। 175 के आसपास चल रहा है अभी। आई हम्म। थिंक हमने गेल को लेकर डिस्कशन किया, तो मुझे लगता है कि करेक्ट। एक बार करेक्ट। 155 160 के आसपास आता है तो आप बाय करके जा सकते हो, या तो एवरेज भी करके जा सकते हो। हम्म। 200 के ऊपर बाइंग है मतलब आपको मिनिमम पकड़ के चलिए नेक्स्ट 8 से 10 महीना तो आपको वेट करना ही है। तो लंबा हम्म। सांस लीजिए और बैठ जाइए। अभी तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है, नीचे आने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा है। आने हम्म। के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, बेस बनेगा, फिर मार्केट में जब मोमेंटम आएगा उसके साथ स्टॉक मूव करने वाला है। करेक्ट। अगला सवाल है वो है दीपक का। वो पूछते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। उनके पास 400 शेयर है, 58 रुपए में लिए हैं। और एक्सिस बैंक 50 शेयर है, एक सौ 1250 के भाव पे लिए हैं। एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपने कितने में बताया? 58। 58 पे। 58 पे बाइंग है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 62.50। थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपका 62 स्टॉप लॉस इमीडिएटली लेवल पे आने वाला है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको एक बार 77 80 का भाव भी मिल सकता है। एक बार हम्म। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक्सिस बैंक पे भी सेम सिचुएशन है, जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है 1066 के आसपास अभी एक्सिस बैंक चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 1015 1020 कमिंग सून है, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट का भी माहौल है सही नहीं है। हम्म। लास्ट मंथ का जो टॉप था एक्सिस बैंक का ऑलमोस्ट 1180 के आसपास है। इस महीने आप देखिए एक महीने के अंदर 100 टका अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक अभी इमीडिएट लेवल पे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट चाहिए। वो हम्म। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से ही आएगा। अभी बैंकिंग सेक्टर में जो है मुझे लगता है कि करेक्शन अभी भी बाकी है। अगर हम्म। बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में एक्सिस बैंक वगैरह आप देखेंगे कि ऊपर आएगा। फिलहाल अभी थोड़ा वेट करने का ही सलाह होगा। फेडरल बैंक के स्टॉक को भी देखिएगा प्रदीप। आज भी करीबन 2.5% की गिरावट है इस स्टॉक में। क्या करना चाहिए? देखिए, फेडरल बैंक मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम्म। जितना करेक्शंस होना था मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 40 50% हो चुका है, और थोड़ा नीचे आ सकता है। 197 के आसपास चल रहा है। आप ओके। मैक्सिमम 188 190 के आसपास आता है, सो यू कैन एवरेज, यू कैन बाय विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 178 के आसपास। एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करके जाइए। बहुत ही हम्म। शानदार रिटर्न दिया है। इनफैक्ट आप देखेंगे 2016 के बाद जब एक ब्रेकआउट आया उसके बाद से कभी भी स्टॉक नीचे नहीं आया था। रिसेंटली मार्च 25 में स्टॉक ने एक डिप लगाया था 175 के आसपास। एज पर द प्राइस एक्शंस बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, और मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में भी चलेगा। फेडरल बैंक आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 190 के आसपास आता है तो आप बाई कीजिए। अब स्टॉप लॉस भी ओके। मेंटेन करके जाइए 175 के आसपास। और स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेक श्योर जब भी आप कोई भी बैंक बाई कर रहे हो या तो कोई लार्ज कैप बाई कर रहे हो, जैसे कि गेल हो गया, टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे स्टॉक्स में आप एक्सपेक्टेशन जो है मत रखिए कि नेक्स्ट वीक ही बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि
ऐसे जो स्टॉक्स है फंडामेंटल के आधार पे चलता है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ता है, टेक्निकली ब्रेकआउट एक सिचुएशन रहता है, कभी कभी मान लीजिए कंसोलिडेशन हो रहा है। सो यू हैव हम्म। टू पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैम मैंने देखा है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। फेडरल बैंक जैसे कि अच्छा बैंक है, बट इट विल टेक 2 इयर्स। आपको 250 300 आने के लिए आपको 2 साल 3 साल लग सकता है, लेकिन उस उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। करेक्ट। अगला सवाल ले लेते हैं, सद्दाम हुसैन जी का है। उनके पास इटर्नल है 203 के भाव पे खरीदा हुआ, और जिंदल स्टील है 760 के भाव पे खरीदा हुआ। दोनों में प्रॉफिट बुक कर ले या फिर रहने दे? देखिए मुझे लगता है कि जोमेटो में तो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सॉरी मैम, जिस तरीके से आपके स्टूडियो से आने से बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन पूरा रिकवर मैं अभी हो नहीं पाया। तो 305 के आसपास अभी चल रहा है जोमेटो। मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 281 285 के आसपास एक परफेक्ट स्टॉप लॉस हो रहा है। और जिस तरीके से जोमेटो एक मंथली क्लोजिंग दिया है 300 के ऊपर, तो हम्म। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार है। कमिंग अगर आप 6 से 8 महीना भी वेट करके जाते हो तो मेरा टारगेट यहाँ पे 380 400 मुझे लगता है कि कमिंग सून है। और बाकी ओके। आपने बताया जीआईसी। जिंदल स्टील ओके, जिंदल स्टील बताया आपने, ओके। एक सेकंड। 760 की खरीद है। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर यस। 956 के आसपास चल रहा है अभी। 890 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अच्छा कंपनी है एक, जो रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। सो एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे 20 30 पॉइंट नीचे आ सकता है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। सो मुझे लगता है कि तो एक बार डेफिनेटली वेट करना चाहिए। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 2800 करोड़ के ऊपर पैड भी है। सो ओके। नो डाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों बढ़िया है। कंसोलिडेशन अभी होगा, थोड़ा 2 से 4 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है। आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके। जाहिद हुसैन का सवाल है, गुवाहाटी से हमें लिखते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज है उनके पास 10,000 शेयर, जो उन्होंने 19 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आज ही खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है स्टॉक पे? मैम मुझे लगता है कि देयर आर नो लॉजिक टू बाय आलोक इंडस्ट्री। रिसेंटली चला था, हमने देखा है कि बहुत न्यूज भी आया था, लेकिन हम्म। ऐसे स्टॉक्स बाय करना मतलब वो अपना, बोलते हैं ना कि मौत को छू के से निकल जाने का एक डायलॉग है। सो ऐसा हम्म। सिचुएशन है। सो मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा ही है। 19 रुपया पे आपने बाय किया, 18.86 के आसपास अभी चल रहा है। सो ना हम्म। इसमें ब्रेकआउट है, ना ही इसमें कोई मोमेंटम है। एक चीज देख लीजिए आप, अगर मंथली चार्ट भी अगर हम देखते कि ऑलमोस्ट 24 के आसपास रिसेंटली गया था, उसके नीचे आ रहा है। अभी भी हम्म। पॉसिबल है कि स्टॉक्स आपको 16 रुपीज 15 रुपीज में फिर से आ जाए, क्योंकि ये सारे स्टॉक जब चल रहे थे ना, छोटे छोटे स्टॉक्स, अलोक इंडस्ट्री, जेपी पावर, आर पावर, ये सारा जो है यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो मुझे लगता है हम्म। कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पॉसिबल है तो करेंट जोन से एक बार एग्जिट कर जाइए आप। ओके। अगला सवाल जो है वो है अभी अवनीश चौधरी का। पूछते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली, और गिरावट इस वजह से थी कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आई, और क्लैरिफिकेशन में मैनेजमेंट ने ये कहा कि वो किसी पर्सनल रीजन से, फैमिली अफेयर की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी की जांच हो रही है या उनके बुक्स को देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने साफ कर दिया है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजंस दैट ही इज रिजाइनिंग, एंड देयर इज नथिंग टू डू विद द कंपनी एज सच। और उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमको पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में देखने को मिला। यही स्टॉक पे पूछ रहे हैं कि 18% की करेक्शन के बाद क्या हमें खरीदना चाहिए? मेरे तरफ से बोल्ड कॉल रहेगा, आंसर इज नो। रीजन इज, मैंने पीसी ज्वेलर के साथ भी देखा है। जब पीसी ज्वेलर उस जमाने में एक टाइम पे एक दिन पे 20% नीचे आया था, पीसी ज्वेलर के मैनेजमेंट टीवी में आए थे, मीडिया में आके बोले थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में हमने देखा कि पीसी ज्वेलर के साथ क्या हुआ। येस बैंक भी जब उस दिन 30% नीचे गिरा था, आज से कुछ साल पहले, राणा कपूर जी आए थे। राणा कपूर जी आने के बाद राणा कपूर जी ने ट्वीट किया था कि येस बैंक इज ए डायमंड फॉर मी, और मैं तो नहीं बेचूंगा, मेरा नेक्स्ट 3 जनरेशन भी नहीं सेल करेंगे। आज हम्म। देखिए कहाँ है येस बैंक। तो जेट एयरवेज के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। सो लास्ट वीक आईएस के साथ देखिए,
जो एक रेगुलेशन चेंज हुआ आईएक्स नीचे आ गया। सो मेरा ख्याल से अगर कुछ रिजाइन, मैं रिसेंटली एक पब्लिक सेक्टर बैंक के जो सीईओ है उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो है रिजाइन दिया। अगर आपका एज हो रहा है जो भी है, आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, एक सीईओ अपॉइंटमेंट एक प्रोसेस रहता है। आप अगर पब्लिक कोई कंपनी चला रहे हो, सो आप आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रातों रात पर्सनल रीजन की वजह से आप रिजाइन नहीं दे सकते। तो इसी का सेंटीमेंट जो है खराब हुआ है। 17 टका, 20 टका नीचे है। आप देखिए डे लो के आसपास ही है, 807 के आसपास डे लो है, 813 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट इसको पॉजिटिवली लिया होता तो अब तक जो अभी 1:26 हो रहा है, रिकवर हो गया होता लोअर टाइम फ्रेम से, लेकिन वो नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं मार्केट को ये डर है कि कल क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे तो फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, 775। अगर ओके। आज 17%, 18% नीचे है, 250 टका नीचे है, 170 पॉइंट नीचे आप झेल रहे हो इतना लॉस, और थोड़ा यहाँ से आप 775 मैक्सिमम वेट करना। अगर उसके नीचे जाता है तो इस काउंटर से आपको एग्जिट करना है। हम एक बार 1-2 हफ्ता ट्रेड कैसे होता है, इसके बाद कौन सा मैनेजमेंट आता है, उनका क्या टेक रहेगा, उसके बाद देखेंगे, समझेंगे, प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद इसमें कुछ व्यू बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे तरफ से नो है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ है, और उसका खामियाजा जो है वो निवेशकों को सहन इसीलिए करना मैम पड़ता मैंने, जब मैंने उस टाइम पे देख रहा था, तो इसीलिए ना मेरा एक साइकोलॉजिकली मेरा माइंड पे था, कभी भी अगर मैं अगर जब टीवी में आऊंगा देखूंगा है। ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो, तो मैं इंडिपेंडेंटली रिसर्च ऑलवेज करता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हुआ है पास्ट में बहुत। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो भी बोल रहा है जस्ट एक बार इग्नोर करना है, प्राइस एक्शन के साथ ही हम जाएंगे। ओके, दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स और बीएसई, बीएसई के बारे में हम बता चुके हैं। टाटा मोटर्स में क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? और ये नहीं लिखा कि कितने साल तक निवेशित रह सकते हैं, पर टाटा देखिए मोटर्स में टाटा भी। मोटर्स फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और हम्म, मैंने बहुत बार बताया कि 740 750 के आसपास की नहीं लेना चाहिए। टाटा मोटर्स कभी भी आपको 670 से लेके 650 के रेंज में मिलता है, तो उस जोन पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी 653 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है हम्म, कि करेक्शंस और थोड़ा आपको एक हफ्ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेस नहीं बना। सो उस केस में आपको एक बार 645 से लेके 640 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 605 के आसपास। पैड भी बहुत स्ट्रांग है, आप देखेंगे हम्म, 28,000 करोड़ के आसपास तो पैड है इनका, और लिक्विडिटी बहुत ही बढ़िया है। सो अब अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस बीच एक कुछ मार्केट का ट्रेंड भी रहा है, जो जो कंपनी में ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होता है उस कंपनी धीरे से थोड़ा बहुत नीचे आया है, चल नहीं हम्म, चल रहा है करंट जोन पे। अब टाटा मोटर का आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 42-43% के आसपास आपको दिखेगा। सो हम्म, इसी एक रीजन है। सेकंड थिंग, मार्केट भी ठीक से अभी नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली इसमें वैल्यू है। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए एंड पेशेंस रखना चाहिए। आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 605। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। ये गोहिल नितेश का सवाल है, और ये सवाल है एलीट कॉन इंटरनेशनल पे। एलीट कॉन इंटरनेशनल मेरे पास है, 71 रुपए का है, 370 स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? और इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे प्रदीप जी, ईयर टू डेट, यानी कि जनवरी से अब तक, अगस्त का पहला दिन है आज, यानी कि पिछले 7 महीने में, 7 महीने ही हुए ना, हाँ। returns are 1862%. The stock moved from 10 rupees to 203 rupees. 1862% का रिटर्न ईयर टू डेट। ये कौन सा स्टॉक है प्रदीप? ओके, सो बेसिकली डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहा है, और मैं जितना देख पा रहा हूँ हम्म, डेटा ज़्यादा नहीं है इसमें। मार्केट कैप है 32,000 करोड़ के आसपास, नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है 69 करोड़ के आसपास। ऐसे कंपनी ज़्यादा मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका मुनाफा इतना हो रहा है, सो काइंडली आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। क्योंकि अगर बाद में कुछ कंप्लाइंस होता है, ये अभी देखिए ए कैटेगरी में भी नहीं है, बी कैटेगरी में भी नहीं है, एक्स टी कैटेगरी पे बीएससी पे मैं देख रहा हूँ। सो ऐसे हाँ, इतना रिटर्न अगर आया है, सो काइंडली आप बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट करके जाइए। अगर हम्म, एक बार भी जो है लोअर सर्किट लगा, तो आप बेचने का मौका नहीं देगा। जितना स्पीड से ऊपर आया है उसका डबल स्पीड के साथ नीचे भी आ सकता है। सो एक बार करेक्ट। एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाय इस काउंटर पे तो मेरे तरफ से नहीं है, अवॉइड करना है।
कुछ टाइम ऐसा होता है, पैसा अगर आपके पास हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट हम्म, कीजिए। हो सकता है कि हम्म, आपको स्टॉक चलते हुए दिखे, लेकिन फंडामेंटल भी कुछ रीजन होता है। ऐसा तो मैंने स्टॉक देखा नहीं है कि लास्ट 1 साल में इतना रिटर्न कोई भी स्टॉक्स दिया है। तो कुछ ना हम्म। कुछ इसके अंदर चल रहा है। सो अभी हमको नहीं पता, बाद में जब पता चलेगा उस टाइम पे ऐसा हो कि आप एग्जिट ही ना कर पाओ, तो बेटर रहेगा एग्जिट कर जाओ आप। 26 अगस्त 2024 यानी कि 1 साल पहले ये स्टॉक 1 रुपये 10 पैसे का था। इमेजिन प्रदीप, 1 रुपये 10 पैसे का स्टॉक 26 अगस्त 2024 में यानी कि 2024 में, एंड 1 साल में, पिछले 1 साल में 18,404% रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। सॉरी टू से आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ए। बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं पर इस स्टॉक के बारे में मुझे भी नहीं पता, तो प्रदीप जी ने भी आपको बता दिया है कि हम इस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकते। आपको मुनाफा हो रहा है बहुत अच्छा तो निकल जाइए, लोअर सर्किट लगेंगे तो फिर हाथ में नहीं लगेगा। अगला सवाल जो है वो मोहित पाल सिंह जी का है। कैन आई परचेज कॉनकॉर फॉर नेक्स्ट 5 years, यानी कि अगले 5 साल के लिए क्या वो कॉनकॉर में निवेश कर सकते हैं? देखिए, कॉनकॉर अभी ऑलमोस्ट 580 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास ही है। जिस तरीके से आज का डे लो था 570 और एक बाउंस बैक आया है, सो मुझे हम्म, लगता है कि आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए बात करेंगे, 5 इयर्स के लिए, मुझे लगता है कि आप बाय करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें 640 इसके ऊपर ज्यादा रैली पॉसिबल है। ज्यादा जो हम्म, प्राइस एक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे हायर प्राइस, वो 640 के ऊपर अप्रोक्स। सो अगर आप करेंट जोन से बाय करके जाते हो, तो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 535। फाइव थर्टी ओके। फाइव में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय करके जाइए। नेक्स्ट 4 से 5 साल का तो मैं अभी फिलहाल टेक्निकल के आधार पे व्यू नहीं दे सकता, क्योंकि फंडामेंटल बहुत चेंज होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट या टू ईयर बेसिस रिजल्ट। तो अभी के लिए जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक बार आपको 750 मैक्सिमम नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में दिखाई दे सकता है, लेकिन 535 एक स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। प्रदीप, टाइम तो खत्म हो चुका है लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी अगर आपके पास समय हो तो। हाँ जी मैम, प्लीज। इम्तियाज का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी पावर के बारे में। 6 से 10 पे उनकी खरीद है, एवरेज प्राइस। आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए, अदानी पावर आई थिंक रिसेंटली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स धोखा दे चुका है। 600 के ऊपर आया था, बाद में नीचे आया है। अब ये अदानी पावर के वजह से नहीं हुआ, इंटायर मार्केट में एक सेल ऑफ आया है। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि अदानी पावर रिसेंटली 3 टाइम्स, एक बार तो मुझे याद है 620 गया था, उसके बाद उससे पहले 610 के आसपास गया था, अभी 580 के आसपास है। सो हम्म, अभी आप चाहो तो बाई करने का सलाह रहेगा 550 540 के आसपास। उसके इसमें स्टॉप लॉस होगा 496। ओके। 580 चल रहा है। आपको थोड़ा हम्म, व्यू लंबा रखना चाहिए, क्योंकि पावर सेक्टर उतना रैली अभी हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि थोड़ा बहुत अलग अलग सेक्टर चला था लेकिन पावर नहीं चला, तो आप थोड़ा और पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली दोनों ही मुझे अच्छा लगता है। देखा जाए तो 750 800 पॉसिबल है। एक 12 से 15 मंथ का व्यू रखिए। एक आखिरी सवाल दिनेश कुमार पूछते हैं, आईटीसी और सीजीएसएल दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? आईटीसी तो देखिए, आईटीसी तो नो डाउट फंडामेंटली अच्छा है। और हम्म, सीडीएसएल जो सिक्योरिटीज रिलेटेड काम करता है, सीडीएसएल भी अच्छा है। अब दोनों के अंदर अगर कंपेयर करके देखा जाए, सो दोनों अलग अलग बिजनेस है। सो हम्म, आईटीसी फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन हम्म, फंडामेंटल अच्छा है तो इसके मतलब चलेंगे ये नहीं। अब हम्म, आईटीसी का ट्रेंड ही ऐसा रहा है। देखिए, आज अभी तो रिसेंटली चला है लास्ट 2 से 3 सालों में, उससे पहले का 7 साल में 10 साल आप देखेंगे लोग ट्रोल करते थे, अरे सब चल करेक्ट, गया आईटीसी नहीं चला। सो अभी मुझे करेक्ट। लगता है कि आईटीसी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी 418 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 380 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन व्यू रखना चाहिए 2 से 3 साल, उससे पहले तो आईटीसी नहीं भागने वाला। और उसके इसमें मुझे लगता है कि एक बार आपको 480 पहला टारगेट और 550 सेकंड टारगेट आसपास जा सकता है। सीडीएसएल बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। तो सीडीएसएल, बीएसई एंड जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनीज है, उसमें भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया है। अब एनएसडीएल भी का भी लिस्टिंग होने वाला है। सो जी, सीडीएसएल का आज काफी कंपटीटर दिन। राइट। आ चुका है मार्केट में, बस नेक्स्ट लिस्टिंग होने के बाद। लेकिन सीडीएसएल और एनएसडीएल के दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, ज्यादा फंडामेंटल अच्छा रहेगा सीडीएसएल। ओके, और डे हाई पे इस समय सीडीएसएल का स्टॉक कामकाज करते हुए पूजा नंदा का आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने ये सवाल भेजा है। स्ट्राइड्स फार्मा है उनके पास, 933 के भाव पे खरीदा है, और व्हाट टू डू?
देखिए, ये जो रिसेंटली कल परसों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जी का वो न्यूज आया, उसके बाद मार्केट जो हल्का हुआ, उसके बाद से लगातार एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और जी। स्टार में हमने देखा था कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने के बाद ये आज भी हम्म, 6% नीचे गिरा है। तो मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड ना खराब हो चुका है अभी। अभी के लिए हम्म, मुझे लगता है कि फिर से यहाँ से भी ऑलमोस्ट 750 760 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मेक श्योर, हम्म। अगर आपके पास है, आप तो चाहो तो एक बार स्टॉप लॉस से एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज आप एक बार 770 760 के आसपास आप मेंटली एक बार प्रिपरेशन रखिए कि नीचे आ रहा है। ट्रेंड इसका खराब हो चुका है ऑलरेडी। आपके स्टॉक तो पूछा ही नहीं प्रदीप। हाँ सर, हाँ मैम। मैंने कहा आपके स्टॉक तो पूछे ही नहीं है, आपके रडार पे कौन से शेयर है? अच्छा, मेरा रडार पे अभी बीईएल मुझे अच्छा लगता है। देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस काउंटर में जो डील करता है। और मैं इन्वेस्टमेंट पिक देना चाहूंगा और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल ही हमने बीईएल को बाय रिकमेंडेशन दिया है हमारे क्लाइंट्स के साथ। और जिस ओके। तरीके से ऑर्डर बुक है, जिस तरीके का फंडामेंटल है, बहुत टाइम बाद बीईएल हम्म, 430 420 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 400 के नीचे आया। तो मुझे लगता है हम्म, कि 381 के आसपास चल रहा है। कभी भी हम्म, अगर आपको मतलब इफ यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक डिफेंस काउंटर, तो मुझे लगता है कि बीएल अभी आप 50% इन्वेस्ट कीजिए। बाकी हम्म, 360 370 के आसपास कभी भी आता है तो और एक बार आप सेकंड पार्ट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि डिफेंस ओके। सेक्टर में अभी करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो एक बार ओके। दो पार्ट में अगर आप इन्वेस्ट करके जाते हो तो बीएल मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 450 रहेगा पहला टारगेट, उसके ऊपर मुझे लगता है कि 500 के ऊपर भी बिफोर द दिसंबर पॉसिबल है। और नेक्स्ट ईयर बजट में भी डिफेंस सेक्टर को लेके बहुत ही कुछ ज्यादा फोकस में रहने वाला है। सो बीएल हम्म। करंट जोन से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम मैम। और और एक फॉर छोटा सा, एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा उससे पहले मैम। एक्चुअली मेरे नाम से बहुत अलग अलग फेसबुक जो है फेक अकाउंट, इंस्टाग्राम फेक अकाउंट, और हमारे कंपनी के नाम से बन रहा है। बहुत सारे लोग जो स्कैमर है बन रहा है। तो मेरा यहाँ पे छोटा सा एक अनाउंसमेंट रहेगा, जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं, सो काइंडली हमारे तरफ से कुछ भी फ्री टिप्स नहीं रहता है। कोई भी सेबी रजिस्टर्ड अगर कंपनी होता है, उनका केवाईसी एमआईटीसी एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है, उसके बाद जाके आप किसी का क्लाइंट बन सकते हो। ऐसा मान लीजिए मेरे नाम से आपको कोई फेसबुक में या तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहा है, तो काइंडली एक बार अवॉइड कीजिए। बहुत सारा अलग अलग फेसबुक जो है एक बार फेक अकाउंट्स बन रहा है। अगर उसका उसके बाद कुछ भी होता है, आप पैसा पे करते हो, लॉस होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। और मैम बहुत प्रॉब्लम है आजकल ये फेक अकाउंट वाले, मतलब इतना परेशान कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए और निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप, और मुझे लगता है कि अगली बार से हमें प्रोग्राम का टाइम 1 घंटा करना पड़ेगा, आप जब भी आप आएंगे, हाँ क्योंकि मैम, बहुत प्लीज आप करोगे तो मैं आ जाऊंगा ना, नो इशू। क्योंकि सवाल बहुत सारे रह गए हैं, बहुत सारे आपके जवाब इन सवालों पे सुनना चाहेंगे, बट टाइम अब समाप्त हो गया है। 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं और हमने प्रोग्राम भी बहुत जल्दी शुरू किया था। सो प्रदीप, थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन हैव लंच पीसफुली। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आपके बहुत सारे सवाल रह गए हैं, कोई बात नहीं, हम उसे मंडे के कार्यक्रम के 1 बजे के शो में ज़रूर शामिल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रदीप ही आपके सवालों के जवाब दे, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते भी हम उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जारी रहेगी।